CH13 युग का जुनून उसकी मल्लिका के लिए, युग का जुनून उसकी मल्लिका के लिए। एक खंडार वाली जगह, सुनसान सी जगह पर आते हैं जहां पर सिर्फ एक बड़ा सा घर होता है जो बाहर से दिखने में काफी आलीशान लगता है। वहां उस घर के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं होता। उस घर के बड़े से गेट पर एक नेम प्लेट है जिस पर हिल हाउस लिखा हुआ है। अपनी नाम की तरह वो सच में एक हेल हाउस था जहां युग अपने सभी दुश्मनों को मार देता था और इस बारे में किसी बाहर वाले को कानों कान खबर नहीं होती थी। ये जगह जंगलों के बीच था। वहाँ एक आलीशान घर था। उसके आसपास बहुत से गार्ड्स तैनात थे। वही उस घर के अंदर एक आदमी को बांध कर रखा गया था। उसके शरीर पर बहुत से निशान थे जो बता रहे थे कि उसे कितना टॉर्चर किया गया है और साथ ही साथ उसे पूरा नर्क का दर्शन करवा दिया गया है। तभी वहाँ का दरवाजा खुला। वहाँ से एक आकर्षक शख्स अंदर आया। उसकी नीली आंखें बड़ी गहरी थी और साथ ही साथ लाल थी। वो आकर सीधा किंग साइड सोफे पर बैठ गया। वहाँ सिर्फ अंधेरा था। उस अंधेरे में उस शख्स सिर्फ आंखें और उंगली में पहनी अंगूठी थी जिस पर लिखा था YK। ये शख्स कोई और नहीं हमारे माफिया किंग युग ओबरॉय थे। युग उस अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठा था और सिगार के लंबे कश ले रहा था। उसका चेहरा इस वक्त कैप से ढका हुआ था और वो जहां बैठा था वहां ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। उसके सामने करीब 50-60 साल का आदमी दर्द से तड़पते हुए पड़ा था। रुक्षित ने उसे देखा और अपनी डरावनी आवाज में लगभग चीखते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियां बेचने का, तो आज तुम्हारे सभी काम को मैं तमाम करता हूँ। इतना कहकर युग जोर जोर से हंसते हुए बोला, नर्क में तुम्हारा वेलकम है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वो आदमी और सारे गार्ड्स थर थर कांपने लगे। तभी उस रूम का दरवाजा खोलकर माहिर और रेयांश अंदर आए। युग ने रेयांश को देखकर कुछ इशारा किया। अपने बॉस का इशारा समझकर रेयांश बोलना शुरू करता है, बॉस, इसका पूरा नाम इकबाल खान है। ये बहुत से नक्सलाइट्स से मिला हुआ है। इसने कॉलेज और हॉस्टल के नाम पर बहुत सी लड़कियों की तस्करी और ड्रग्स सप्लाई भी किया है। और इंडियन आर्मी में सप्लाई होने वाली सभी चीज़ों में ये मिलावट भी कर चुका है, बहुत बार। उसकी बात सुन युग की नीली आंखें लाल हो रही थी। उसका गुस्सा हद पार कर रहा था। युग अपने पैर उस आदमी के सीने पर रख बोला, मरेगा तू, बुरी मौत मरेगा। उस आदमी ने युग को देख कहा, बहुत घमंड है ना तुझे, देख एक दिन तेरा ये घमंड टूट जाएगा और सबको झुकाने वाला तू किसी के तो सामने झुकेगा। तू खुद को हार्टलेस कहता है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस सीने में दिल लेकर घूमेगा, जब तुझे किसी से प्यार होगा। प्यार का नाम सुन युग के आंखों के सामने उसकी जाना का चेहरा आ जाता है। वो मदहोशी से दांत भींचते हुए बोला, मेरे सल्तनत की मल्लिका कब की आ चुकी है। इस माफिया किंग को उसकी मल्लिका पहले ही झुका चुकी है, लेकिन तूने उसके बारे में बोलकर अपनी मौत का परवाना तय किया है। वो आदमी कुटिल मुस्कान लिए हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है माफिया किंग, तुम उसे बचा सकोगे? एक बार वो सबके सामने तो आए, हम सब मिलकर उस कली को निचोड़ फेंकेंगे। जहां माहिर को अपनी बहन के लिए सुन गुस्सा आने लगा था, वही अपनी महबूबा के लिए ऐसे वाक्य सुनकर युग गुस्से में बेकाबू हो जाता है। वो अपने जेब से उसका वफादार शैतानी खंजर निकलता है, जिसकी धार ऐसी कि कोई एक पंख लगा दे तो वो खत्म। उसकी चमक बहुत ही सुंदर, उसके ऊपर शेर का निशान था। उस खंजर को देख रेयांश और माहिर के साथ वो आदमी भी डर जाता है। लेकिन युग को इनसे कोई मतलब नहीं थी। उसके जेहन में बस उसकी मल्लिका के तौहीन के बारे में बातें आ जा रही थी। वो चिल्लाते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान, मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोलने की। इतना बोलकर युग इकबाल की शरीर पर अंधाधुंध मरने लगता है। वही उस पूरे घर में इकबाल की चीखें गूंज रही थी।
जिसे सुन रेयांश और बाकी गार्ड्स थर थर कांप रहे थे। वही माहिर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, शायद उसे इन सब की आदत थी। कुछ देर बाद माहिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, युग, बस कर, अभी हमें घर चलना होगा, आज तेरी मेहंदी है। वही युग आदमी के टुकड़े टुकड़े करके अपने अफ्रीकन लायन जो कि वाइट कलर का था, उसे खाने के लिए उसके आगे डाल दिए। युग सभी गार्ड्स को देखते हुए बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। सब गार्ड्स उसकी बात सुन वहां से चले गए। रुक्षित भी उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे माहिर और रेयांश भी चले गए। वो बाहर आए तो युग ने बिना किसी भाव के कहा, अकेला छोड़ दो मुझे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वही माहिर और रेयांश भी घर आ गए। अगले सुबह, आज शादी के 2 फंक्शन थे, सुबह मेहंदी और शाम को संगीत। सब लोग इधर से उधर भाग के मेहंदी की तैयारी करवा रहे थे। हर तरफ आज ग्रीन कलर में सजावट की गई थी, औरतें संगीत बजा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पीछे के गार्डन में सभी मेहंदी की रस्में चल रही थी। सबको मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी वालियों को बुलवाया था। लड़कों ने आज ग्रीन कुर्ता पजामा और गर्ल्स ने लहंगा, दुपट्टा, चोली और साड़ी पहनी थी। तो क्या होगा मेहंदी और संगीत में? अब युग का जुनून कहानी की मोड़ पर ले जाएगा। क्या होगा जब युग के दुश्मन कशिश के पास पहुंचेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए सो माफिया की इनोसेंट ब्राइड और फीमेल। मेरे साथ क्रमश CH14 मेहंदी, माहिर की जलन और रेयांश का टकराना। मेहंदी, माहिर की जलन और रेयांश का टकराना। तान्या जी, आपको मेरी कहानी में क्या कमी लगी, प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट में दीजिए। मैं अपनी कहानी को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। आज शादी के 2 फंक्शन थे, सुबह मेहंदी और शाम को संगीत। सब लोग इधर से उधर भाग के मेहंदी की तैयारी करवा रहे थे। हर तरफ आज ग्रीन कलर में सजावट की गई थी, औरतें संगीत बजा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पीछे के गार्डन में सभी मेहंदी की रस्में चल रही थी। सबको मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी वालियों को बुलवाया था। लड़कों ने आज ग्रीन कुर्ता पजामा और गर्ल्स ने लहंगा, दुपट्टा, चोली और साड़ी पहनी थी। आज मेहंदी थी तो सभी लड़कियां उत्साहित होकर अपने पति, बॉयफ्रेंड या अपना नाम लिखा रही थी। श्रावणी जी ने निर्मला जी को कहा, बहन जी, जाकर आराध्या को बुलवा लीजिए। उनकी बात सुन निर्मला जी मुस्कराते हुए, जी दीदी, मैं अभी अरु को लाती हूँ। इतना कहकर वो आराध्या के कमरे में चली जाती है। आराध्या का कमरा। आराध्या अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बिना किसी भाव के बैठी थी, जहाँ सारी मेकअप आर्टिस्ट्स उसे सजा रही थी। आज आराध्या ने ग्रीन कलर का सरारा सूट पहना था, जिसमें वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वही हमारी कशिश ने पंजाबी ग्रीन कलर का सूट पहना था, अपने लंबे घने बालों की गुत्थी हुई चोटी रखी थी, माथे पर बिंदी, हाथों में मेटल की चूड़ियां, गले में सोने का लॉकेट, जिसमें उसकी और माहिर की एक फोटो थी। वो बहुत सोनी लग रही थी। तभी वहां निर्मला जी और सारिका जी आई। जब उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को देखा तो उनका चेहरा खिल गया। वो अंदर आई और आराध्या की नज़र उतरते हुए बोली, हाय बारी जावा, आज मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, तुझे किसी की नज़र ना लगे, चल नीचे, श्रावणी दीदी बुला रही है। उनकी बात सुन आराध्या बस फीकी सी मुस्कान दी और दोनों के साथ चली गई। वही कशिश कब से आराध्या के चेहरे का भाव देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, आखिर क्यों लग रहा है कि अरु दीदी खुश नहीं है इस शादी से, और अगर नहीं है तो वो ये सब रोक नहीं देती। आखिर बात क्या है, क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कशिश ये सब सोचते हुए नीचे जा ही रही थी कि अचानक उसका बैलेंस सीढ़ी से बिगड़ गया और गिरने लगी। इस डर से उसने खुद को खुद में ही सिकुड़ लिया और डर से आंखें बंद कर ली।
वो गिरती कि उससे पहले किसी ने उसे पकड़ लिया और अपने गोद में उठ लिया। जब कशिश को एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी हरी गहरी आंखें किसी के नीले आंखों से जा मिली। उन आंखों में अनकहे राज थे। जो कशिश पढ़ने की कोशिश कर रही थी, वही युग जो कशिश में खोया हुआ उसे नीचे ले आता है। वो उसे बैठकर बिना किसी भाव के उसे बोलता है, अभी तुम बच्ची हो जाना, इतनी जल्दी मेरी नज़रों को नहीं समझ सकती। उसकी बात सुनकर कशिश होश में आ गई और झेप गई और शर्म से अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उसकी इस अदा पर युग का दिल उससे बगावत करने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू कर कहा, क्या हुआ बच्ची, अब अपने हैंडसम मैन से शर्मा रही हो? उसकी बात सुन कशिश शर्माते हुए, मिस्टर हैंडसम मुझे भी नहीं पता, पर जब आपको देखती हूँ कुछ अजीब सा लगता है, और आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात सुन युग की कातिल मुस्कान आ गई, और सच भी था। युग ने आज ग्रीन कलर का कुर्ता, वाइट पजामा और ग्रीन स्टॉल पहना था, हाथों में घड़ी, पाँव में जूती पहनी थी। युग ने कातिल मुस्कान के साथ कहा, पर मेरी बच्ची सबसे ज्यादा सुंदर दिख रही है। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, कम इन। उसकी आवाज सुन एक मेहंदी वाली अंदर आई। उसे देख कशिश ने युग की तरफ सावलिए नजर से देखा, तो युग ने बेहद आकर्षित में आवाज में कहा, जब मैं और मेरी जाना मिलने वाले हैं, तो हर रस्म और कसम तो निभानी पड़ेगी ना। उसकी बात सुन कशिश ने मासूमियत से कहा, पर आप तो दीदी से शादी करने वाले हैं, तो फिर आप मुझसे कैसे जुड़ेंगे? उसकी बात सुन युग ने बोला, जाना जब वक्त आएगा सब पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने मेहंदी वाली को इशारा किया। वो इशारा पाकर उसने मेहंदी लगाना शुरू किया। युग के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि उसने कशिश को ये नहीं बताया था कि उसको लगने वाली मेहंदी शगुन की थी। वही मेहंदी वाली लगा रही थी और कशिश को एक जगह बैठे बैठे नींद आने लगी थी, जिसे देख युग ने उसे बाहों में भर लिया। वही कशिश ने भी खुद को उसके बाहों में ढीला छोड़ सो गई, और युग अपनी जाना के बालों से उसकी खुशबू ले रहा था। वही बाहर गार्डन में आराध्या अपने में गुम थी। इस बात का फायदा उठाकर सिद्धार्थ ने मेहंदी वाली को मुंह मांगी कीमत देकर शादी के मेहंदी में अपना नाम लिखवा दिया। उसे लगा रहा था ऐसा करते हुए कोई नहीं देख रहा था, पर माहिर और रेयांश की बराबर नजर थी। वही आरुषि मेहंदी से भरे हाथ के साथ अपनी जान से प्यारी दोस्त काशू को ढूंढ रही थी, पर वो उसे मिल ही नहीं रही थी। वही इन सबके चक्कर में उसका ध्यान नहीं गया, और वो माहिर से टक्कर खाकर उसको लेकर जमीन पर गिर गई, जिससे दोनों के होठों आपस में जुड़ गए। वहाँ का ये नज़ारा देख रेयांश को हंसी आ गई, और वो हंसते हुए चला गया। उसके हंसने की आवाज़ से आरुषि को होश आया, और वो जल्दी से उठ गई। अब दोनों के लिए ये सब अवॉकवर्ड हो चुका था। दोनों में से कोई कुछ कहता कि तभी वहाँ कार्तिक आ गए, जिसने आरुषि को कमर से पकड़ लिया था। ओ भाई, ये कार्तिक तो सबके जलन का शिकार बनकर रहेगा। वही माहिर ने जब ये देखा वो गुस्से से पागल हो चुका था। वही रेयांश हंसते हुए जा रहा था, तभी एक लड़की भागते हुए आ रही थी। दोनों का ध्यान नहीं था, दोनों एक दूसरे से टकरा गए और एक साथ एक दूसरे को अपने बाहों में भरे पानी से भरे बड़े से टब में गिर गए। तो अब कैसा होगा संगीत और शादी की रात? कैसे युग करेगा अपनी मल्लिका को अपन? आखिर माहिर कब समझेगा अपना जज्बात? कौन है वो जिसे से रेयांश था टकराया? जानने के लिए पढ़ते रहिए सो माफिया की इनोसेंट ब्राइड दुल्हन और फीमेल, मेरे साथ क्रमश।